चलिए, आज हम लोग कड़वा का खंड 2 पढ़ेंगे। चूंकि खंड 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इस खंड में कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी ने कविता के महत्व को समझाते हुए बतलाते हैं कि एक कवि के लिए कविता कितनी महत्वपूर्ण होती है। वह एक कविता की रचना करने में उसे कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने दिन और कितनी रातें उसे जग कर गुजारनी पड़ती हैं, और कहाँ-कहाँ से शब्द को संकलित करके एक-एक पद की रचना करनी पड़ती है, और उस रचना करने में उसे कितना मेहनत लगता है, यह एक कवि के सिवा कोई और नहीं जान सकता है। तो इस खंड में कवि ने कविता के महत्व को समझाया है, और इसे पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि कवि को मतलब जायसी जी को कविता के प्रति कितना प्रेम था। कविता के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका आत्मविश्वास है, वह बहुत सराहनीय है। आइए कविता के एक एक लाइन को पढ़ करके इसका अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मतलब मोहम्मद कवि कविता के एक एक शब्दों को जोड़ करके लोगों को सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जिसने भी कवि की कविता को सुना, सबने कवि के प्रेम के पीर को समझा। चूंकि मलिक मोहम्मद जैसी जी प्रेम के पीड़ा को लिखते थे, प्रेम के पीर को लिखते थे, वो प्रेम के पीर के कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। तो जिन्होंने उनकी कविता को पढ़ा समझा, सबने कहा कि जैसी जी जो है प्रेम के पीर कवि है, अर्थात उनकी पीड़ा को, उनके प्रेम की पीर को सब लोगों ने समझा और कहा। आगे कवि कहते हैं कि जोरी लाई रकत के ले। मतलब कविता के एक एक शब्द को कवि ने वैसे जो है जोड़ जोड़ कर लिखे हैं जैसे हम लोग ले से किसी वस्तु को सटाते हैं। ठीक उसी तरह कवि मानो एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ करके कविता की क्या करते हैं, रचना करते हैं। रकत की लेई के मतलब खून, खून से भिगोई हुई लेई। मतलब कि एक कविता को लिखने में कवि को खून पसीना बहाना पड़ता है। वह उसकी मेहनत जो होती है किसी खून पसीना से कम नहीं होती है। उसी बात को लिखते हैं कि जोर लाई रकत कैले। मानो कवि ने रकत की लेई से जैसे कविताओं के एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखा है। यह कवि का जो है कविता के प्रति जो उनका आत्मविश्वास है, जो उनका प्रेम है, इस बात को दर्शाता है। आगे कवि कहते हैं गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। मतलब इस कविता की रचना करने में जिस रगत की लेई का प्रयोग किए हैं, उसमें गाढ़ प्रीति, प्रीति रूपी नैन जल, मानो आंसू जल से जैसे उस लेई को बनाए हैं। कुल मिलाकर के इन दोनों पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि का जो है कविता के प्रति असीमित प्यार है, असीमित प्रेम है। जैसे उन्होंने रगत की लेई से एक एक शब्दों को जोड़ा है और उसमें प्रीत रूपी नैन जल से उस लेई को भिगाया है। तो यह कविता के प्रति कवि का आत्मविश्वास बोल रहा है, इससे साफ जो है जाहिर हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि ओ मन जानी कवित यस कीन्हा। ये मेरा मन जानता है। कविता के प्रति जो उनकी धारणा है, जो उनके मन में विचार है, सिर्फ वही जानते हैं। मकु यह रहे जगत मन चिन्हा, कि मेरे मरने के बाद यही मेरा चिन्ह के तौर पर, निशानी के तौर पर इस संसार में रह जाएगा। कवि कहते हैं कि मैंने जिस कविता की रचना की है, इस कविता के प्रति, इस कविता की रचना मैंने क्या सोचकर किया है, ये मेरा मन जानता है। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद संसार में यदि कुछ रह जाएगा तो मेरे चिन्ह के रूप में, मेरे निशानी के रूप में यही मेरी कविता रह जाएगी, और इसी कविता को पढ़ करके लोग हमें याद करेंगे। आगे कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा। कवि उपमा देते हुए कहते हैं कि दुनिया में लोग आते हैं, सब चले जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता है, केवल उनकी यश रह जाती है, कीर्ति रह जाती है। उसी तरह कवि के लिए उनकी कविता इस संसार में उनकी निशानी के तौर पर रह जाती है। उदाहरण देकर के समझाते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा। चित्तौड़ नरेश,
चित्तौड़ का राजा रतन सेन आज वो नहीं रहा इस जग में। कहाँ सुआ असि बुद्धि उपराजा, एक सुगा होता था, शायद उनका हिमसुक नाम था, जो बुद्धि में बहुत अपार था। वह अपने बुद्धि के कारण ही इस संसार में प्रसिद्ध था। आज वह सुगा भी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानी, वह अलाउद्दीन सुल्तानी, सुल्तान मतलब दिल्ली का राजा अलाउद्दीन सुल्तान, आज वो भी नहीं रहा। देखिए जो इनकी पद्मावत रचना है, उस पद्मावत रचना में कवि ने जो है राजा रतन सेन और पद्मावती रानी और उसमें जो है अलाउद्दीन सुल्तान के बारे में वर्णन किए हैं। और इसी कविता, इसी रचना के बल पर, पद्मावत रचना के बल पर कवि जो है प्रसिद्ध हुए। और यह जो अंश है पद्मावत से ही संकलित है। तो उसी पद्मावत के पात्र है रतन सेन, अलाउद्दीन और पद्मावती रानी। उनका ही उदाहरण देते हुए कवि समझाते हैं कि आज वह अलाउद्दीन सुल्तान भी नहीं है। कहाँ राघव जेई किन्ह बखानु, राघव चेतन नाम का राजा था, जिन्होंने पद्मावती रानी के रूप का वर्णन अलाउद्दीन के सामने किया था। आज वो भी नहीं रहा। कह स्वरूप पद्मावती रानी, राजकुमारियों में सबसे सुंदर, रानियों में सबसे सुंदर पद्मावती रानी, जिसकी रूप की चर्चा पूरे विश्व में था, वह अपने रूप के कारण प्रसिद्ध थी। आज वह पद्मावती रानी भी नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, इनमें से आज कोई नहीं रहा। न वह रतन सेन राजा रहा, न वह सुगा रहा, न अलाउद्दीन सुल्तान रहा, न राघव चेतन रहा, न वह स्वरूप मतलब रानियों में सबसे सुंदर रानी आज पद्मावती, जो आज वो भी नहीं रही। मतलब इनमें से आज कोई नहीं रहा। इस संसार में यदि कुछ रह गया है तो सिर्फ उनकी कहानी रह गई है। ठीक उसी तरह मैं भी एक दिन इस संसार से चला जाऊंगा और मेरे चिन्ह के रूप में, मेरे निशानी के रूप में यह मेरी कविता बच जाएगी। आगे कवि कहते हैं धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, वह पुरुष, वह व्यक्ति बहुत धन है, जिसका यश, जिसकी कीर्ति बहुत महान है। फूल मरे पै मरे न वासु, कहते हैं कि फूल मर जाता है लेकिन उसकी बास, उसकी सुगंध जो है इस संसार में रह जाती है, लोगों के दिल दिमाग में रह जाती है, जेहन में रह जाता है। सुगंध कभी नहीं मरता। फूल मर जाता है, सुगंध नहीं मर जाता। उसी तरह व्यक्ति मर जाता है, उसकी यश, उसकी कीर्ति इस संसार में रह जाती है। तो वह पुरुष बहुत धन्य है जिसकी यश, जिसकी कीर्ति महान है। अर्थात कवि जो कहते हैं कि इस संसार में कोई भी सजीव प्राणी है, वह एक न एक दिन मर जाता है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी कीर्ति ही संसार में रह जाती है और वह उसी कीर्ति के बदौलत इस संसार में याद किया जाता है। आगे कवि कहते हैं कि केई न जगत जस बेंचा, केई न लीन्ह जस मोल। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जस को, मतलब यश को नहीं बेच सकता है, कीर्ति को नहीं बेच सकता है, और न ही कोई व्यक्ति किसी यश, किसी कीर्ति का मोल लगा सकता है। मतलब किसी की कीर्ति, यश, उसके कर्म को न बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, कवि कहते हैं कि मेरी जो रचना है, मेरी जो कविता है, मेरी जो यह कहानी है, इसको लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके मेरे संदर्भ में, मेरे बारे में दो बातें कहेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। उनके दो प्रशंसा से मुझे ऐसा लगेगा मानो हम सवर गए। और कवि के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। कवि जब एक कविता की रचना करता है, एक गीत की रचना करता है, या किसी भी चीज़ की रचना करता है, वह दौलत पाने के उद्देश्य से नहीं करता है। उसका मात्र एक यही उद्देश्य हो रहता है कि लोग मेरी रचना को पढ़ेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे। दो शब्द प्रशंसा सुन करके कवि को जैसे लगता है मानो उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। इस कविता में कवि का जो है यही आत्मविश्वास बोल रहा है कि लोग जब मेरी रचना को पढ़ेंगे, मेरे मरने के बाद इस संसार में
कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरी यह कविता निशानी के तौर पर रह जाएगी। जैसे इतने महान लोग इस संसार में आए, प्रसिद्ध हुए, मर गए, कुछ भी ना रहा, केवल उनकी यश रह गई, उनकी कीर्ति रह गई, जो आज भी लोग गाते हैं। उसी तरह लोग मेरी कविताओं को पढ़ करके मेरे बारे में जानेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। कवि की यही तमन्ना है, यही उद्देश्य है, यही कवि की लालसा है। अंत में कवि कहते हैं कि जब लोग मेरी इस कहानी को पढ़ेंगे, मेरी रचना को पढ़ेंगे और जब मेरे बारे में दो शब्द बोलेंगे, तो ऐसा लगेगा मानो हम उनके दो शब्द के प्रशंसा में संवर गए। बहुत सुंदर कविता था। धन्यवाद।